हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। हमने लास्ट वीडियो में किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के 2020 ईयर के कर रहे हैं हम। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इवैल्यूएशन ओकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि कौन से इवैल्यूएशन सिस्टम में जो इवैल्यूएशन है, जो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, जजमेंट है, जो वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब इंस्ट्रक्शन के बीच में, काम पूरा होने के बाद नहीं होती, वो इंस्ट्रक्शन के बीच में होती है। तो कौन सी इवैल्यूएशन सिस्टम है वो? फर्स्ट ऑप्शन है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सेकंड है इवैल्यूएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। थर्ड है सबमेटिव इवैल्यूएशन एंड फोर्थ है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS मेथड में इवैल्यूएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होती। CBCS मेथड होता है हमारा जहाँ पे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज़ कर सकता है। सेकंड है इवैल्यूएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो वो भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी इंस्ट्रक्शन के बीच में इवैल्यूएशन नहीं होती, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में भी इंस्ट्रक्शन सब जब अपना टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इवैल्यूएशन होती है, और सबमेटिव भी एट द एंड होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो कि हमारी इवैल्यूएशन इंस्ट्रक्शन के बीच में होती है, या इन जब हमारा इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस पे होता है, कंप्लीट नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो इवैल्यूएशन होती है, वो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग ICT सपोर्ट इज इम्प्लाइड, कि जो नीचे चार मेथड में दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ पे ICT सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचिंग करने के लिए ICT सपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमें ICT का सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ पे लेक्चर मेथड में ICT का सपोर्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिना ICT के सपोर्ट के लेक्चर मेथड हम यूज़ ही नहीं कर सकते। सेकेंड है बर्थ सेशन, उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में भी कोई ICT का सपोर्ट ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ऐसा मेथड पूछा हुआ है जिसमें जो ICT के सपोर्ट के बिना काम ही नहीं करेगा, या वो टीचिंग का मेथड जिसमें ICT का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिना ICT के, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काम नहीं करेगा। तो वो आता है हमारा फोर्थ मेथड, मॉक्स। मॉक्स की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है हमें कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज मतलब कि ये बिना नेट के, बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज है जो हमारी, जिसमें ICT का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ICT का सपोर्ट इम्प्लाइड है, कि बिना ICT के सपोर्ट के आप ये टीचिंग का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा करेक्ट आंसर, मॉक्स। और मॉक्स की फुल फॉर्म भी याद रहनी चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा मॉक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर, कि हमें चार ऑप्शन गिवन है, हमें इन चार में से पूछा गया कि की बिहेवियर कौन सा है इनमें से इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो हमें पता है कि हमारे 5 की बिहेवियर होते हैं। एक होता है लेसन क्लैरिटी, एक होता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एक है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोर्थ है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, और फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो हमें इन पांचों बिहेवियर में से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक की बिहेवियर है। तो इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट देयर ओन आंसर, ये हमारा हेल्पिंग बिहेवियर में आता है, प्रोबिंग के अंदर, कि जिसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट को एलोबरेट करता है कि वो अपना आंसर खुद से दे, मीन्स हिंट प्रोवाइड करता है जो टीचर। सेकेंड है समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट, तो वो भी नहीं आता हमारे इसमें की बिहेवियर में। थर्ड है टीचर गिव्स कमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज़ टू बिकम, तो टीचर कमेंट देता है कि उन्होंने कैसा काम किया है, या फिर किस पर्पज़ जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो ऑर्गेनाइज होने वाला है, उस पर्पज़ के लिए टीचर कमेंट देता है, तो भी हमारा की बिहेवियर में नहीं आता है। लास्ट है मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमारा की बिहेवियर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट की बिहेवियर होता है लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी मीन्स जो टीचर है वो क्लैरिटी करता है, जो आइडियाज़ उनको क्लियर करता है लर्नर्स को, ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग लेवल की हो सकती है, बट टीचर का काम है कि वो हर लर्नर्स के आइडियाज़ को क्लियर करे। मीन्स लेसन क्लैरिटी के अंदर हमारा पॉइंट आएगा ये। तो मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर्स मीन्स लर्नर्स को अपने आइडियाज़ क्लियर करे, चाहे वो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल की हो सकती है। तो लेसन क्लैरिटी वो हमारा की बिहेवियर था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द
करेक्ट आंसर, मेकिंग आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक की बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। असर्शन गिवन है, इवैल्यूएशन इज सेट टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग सिस्टम। असर्शन के अंदर गिवन है कि जो इवैल्यूएशन है वो उसको फॉर्मेटिव कहा जाएगा जब जो टीचर है उसकी इंटेंशन क्या हो कि वो स्कोप आइडेंटिफाई करना चाहता है और पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना चाहता है जिससे टीचिंग लर्निंग सिस्टम की में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव कब होगा, जब टीचर का मेन पर्पस क्या हो, टीचर की इंटेंशन क्या हो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल हो सकता है, उसकी पहचान करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि जब हम अपने इवैल्यूएशन करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस करते हैं, ड्यूरिंग कोर्सेज करते हैं, या इम्प्रूवमेंट के लिए जब इवैल्यूएशन किया जाता है। क्योंकि जब समेटिव इवैल्यूएशन होगा तो वो एट द एंड होगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा इन बिटवीन होता है, इन प्रोग्रेस होता है, जहाँ पे हम उसके बाद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न गिवन है, द फॉर्म ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज़ इनफॉर्मल एंड हैज़ टू टेक प्लेस, कि जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो इवैल्यूएशन है, ये इनफॉर्मल हो सकता है और ये हैज़ टू टेक प्लेस। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न, क्योंकि जो इवैल्यूएशन है वो फॉर्मेटिव तब होगा जब टीचिंग लर्निंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का चांस हो, साथ साथ जब वो इनफॉर्मली भी हो सकता है, इसकी एक फॉर्म इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियर रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज फॉर बिकमिंग एंड इफेक्टिव टीचर, कि जो नीचे 5 हमें ABCDE गिवन है, इन पाँचों में से कौन सी हमारी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी कही जाएगी रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ। हमें पता है कि एटीट्यूड और बिलीफ हमारे आते हैं पर्सनैलिटी में, और यहाँ पूछा हुआ है कि बिहेवियर कॉम्पिटेंसी कौन सी है। तो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी हमारी कौन कौन सी है, फर्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल, वो हमारी पर्सनैलिटी में आती है। सेकंड है कम्युनिकेटिंग, वो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आती है। थर्ड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग, वो भी बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आते हैं। टीचर ऑथोरिज्म, ये हमारा बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में नहीं आता। एंड ई है इसका इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो वो भी हमारी बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, C एंड E। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है, जो एटीट्यूड और बिलीव्स कॉम्पिटेंसीज नहीं है। तो टीचर ऑथोरिज्म भी एक एटीट्यूड कॉम्पिटेंसी है, और लोकस ऑफ कंट्रोल, एटीट्यूड, बिलीव्स, ये सब पर्सनैलिटी में आता है। तो इन्होंने बिहेवियर पूछा हुआ है, वो कॉम्पिटेंसी जो बिहेवियर है और जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए ज़रूरी है, तो वो हमारा आएगा टीचर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, टीचर को मैनेज करना आना चाहिए, साथ साथ टीचर को इवेलुएट करना भी आना चाहिए, उसके बाद वो फीडबैक भी प्रोवाइड करें। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, C एंड E। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, B, C एंड E। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर, कि अगर कोई भी काम हमें अच्छे तरीके से करना है, इफेक्टिव तरीके से करना है, तो वहाँ पे टीचिंग और टेस्टिंग दोनों ही साथ होनी चाहिए। सिर्फ टीचिंग होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि टीचिंग के बाद अगर हमने कुछ टीच किया है, कुछ करवाया है, तो उसके बाद टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि वो हमने कैसा करवाया है। इसलिए टीचिंग और टेस्टिंग दोनों इकट्ठे होने चाहिए, तभी इफेक्टिव होगा। अगर सिर्फ टीचिंग होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, तो क्या पता चलेगा कि मैंने कैसा करवाया है। यहाँ पे टेस्टिंग का मीन्स इवैल्यूएशन है, कि जो टीचिंग और इवैल्यूएशन जब दोनों साथ में होंगे तब भी इफेक्टिव होगा। क्योंकि इवैल्यूएशन हमें बताता है कि एक जजमेंट देता है कि जितना हमने काम किया है उसको ऑब्जर्व करते हैं हम कि कैसा किया है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, क्या हमें उस मेथड को चेंज करना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो उसमें फीडबैक असेंशियल कंपोनेंट नहीं है।
स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि टीचिंग टेस्टिंग साथ में होने चाहिए, बट स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम क्या होता है, हमें फीडबैक प्रोवाइड करना कि जो हमने असेसमेंट की है वो कैसी है, उसके फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट होगी। अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगी असेसमेंट की हमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि वो इन प्रोग्रेस होती है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। हम इंस्ट्रक्शन जब कर देते होते हैं, फिर कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें फीडबैक मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे, कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिनके अंदर जो इन्फ्लुएंस का डायरेक्शन मीन्स प्रभाव का जो दिशा है वो सिर्फ एक तरफ है, जो दोनों तरफ, जिसमें दोनों तरफ प्रभाव नहीं पड़ता। फर्स्ट है काउंसलिंग, काउंसलिंग में दोनों तरफ प्रभाव पड़ता है, गाइडिंग में भी, टीचिंग में भी। फोर्थ है लर्निंग, लर्निंग सिर्फ वन वे इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट ए वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग, कि इनमें से कौन सा लेवल है टीचिंग का जहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक्टिव होगी, साथ साथ वो इंटरएक्टिव होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वो एक्टिव और इंटरएक्टिव होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन में गिवन है, ऑटोनोमस, डेवलपमेंट लेवल और एक मेमोरी लेवल। इस दोनों में तो कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस लेवल में तो कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, और जो मेमोरी लेवल है वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, बट सिर्फ वन वे होगा, जहाँ पे सिर्फ टीचर ही कम्युनिकेट करेगा। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी कम्युनिकेशन होता है, बट एक्टिव होता है, पर एक एट ए वेरी हाई लेवल वहाँ पे एक्टिव नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक्टिव होगी, इंटरएक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं। और एट ए वेरी हाई लेवल मीन्स बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में। वैसे भी यहाँ पे एट ए वेरी हाई लेवल लिखा हुआ है, मीन्स ये कहीं ना कहीं हाई लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है, जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स स्ट्रेंथ इन मैस्लो हायरार्की आर रिलेटेड टू हाईली ऑर्डर रीडिंग, हाईली ऑर्डर लर्निंग, कि इनमें से कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो हायर ऑर्डर लर्निंग है, मीन सबसे बड़े लेवल की लर्निंग है, और जो मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग आती है। तो मैस्लो हायरार्की के अंदर हमारी मैस्लो हायरार्की में हमारी 5 नीड्स आती हैं। ए है साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, उसके बाद सोशल नीड, एस्टीम नीड, एंड लास्ट है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमें वो नीड्स फाइंड आउट करनी है जो हायर ऑर्डर लर्निंग के साथ साथ वो विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स स्ट्रेंथ, मीन्स नीड्स स्ट्रेंथ कौन सी है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड्स, वो तो हमारी हायर ऑर्डर लर्निंग में नहीं आएगी। सोशल नीड एंड एस्टीम नीड, ये नीड्स ऐसी हैं जो हमारी हायर ऑर्डर लर्निंग भी है, साथ साथ यहाँ पे ये नीड स्ट्रेंथ भी है। तो ये हमारी आ जाएगी सोशल नीड एंड एस्टीम नीड। अब इन्होंने पूछा है कि एक मतलब हमें सीक्वेंस में हायरार्की में बताना है, तो हायरार्की में सबसे पहले आएगा एस्टीम नीड और फिर सोशल नीड। वैसे इसमें दोनों ही ऑप्शन गिवन हमें, थर्ड और फोर्थ, सी एंड डी एंड डी एंड सी। हमें सी एंड डी चूज़ नहीं करना है, क्योंकि पहले उसके अकॉर्डिंग सोशल एंड एस्टीम है, हमें चूज़ करना है एस्टीम नीड के बाद सोशल नीड। तो मिसेस का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ हायर लेवल इन द अफेक्टिव डोमेन ऑफ टैक्सोनोमिक स्कीम। जो ब्लूम टैक्सोनोमी थी, ब्लूम टैक्सोनोमी के अकॉर्डिंग अफेक्टिव डोमेन में हायर लेवल की जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं। तो अफेक्टिव डोमेन में हमारे 5 जो ऑब्जेक्टिव आते हैं। फर्स्ट है हमारा रिसीविंग, रिसीविंग के बाद रिस्पोंडिंग, रिस्पोंडिंग के बाद वैल्यूइंग, वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद लास्ट है हमारा कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें पूछे गए हैं कि सबसे हायर ऑर्डर कौन से हैं। तो सबसे हायर ऑर्डर इसमें है कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिंथेसिस एनालिसिस ही हमारा आता है कोग्निटिव डोमेन में। और इन्होंने पूछा कि अफेक्टिव डोमेन में कौन सा आएगा, तो अफेक्टिव डोमेन में और हायर ऑर्डर में। तो हायर ऑर्डर में लास्ट के 2 आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। अगर यहाँ पे रिसीविंग, रिस्पोंडिंग और वैल्यूइंग भी दिया होता तब भी वो तीनों नहीं आते, क्योंकि इन्होंने लास्ट के 2 मीन्स हायर लेवल के पूछे हुए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोग्रेस
प्रोसेस इन एन इंटरेक्शनल सेटिंग विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन एट द बेसिस। कि ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो लर्नर को खुद से पार्टिसिपेट मीन्स खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स उसका अंदर से मोटिवेशन होता है, उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलता। तो ऐसी कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है, तो ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है लर्नर का खुद से, मतलब उनको कोई एक्सटर्नल उनको एक्सटर्नल या फिर उनको कोई मॉनिटरी मोटिवेशन नहीं मिलता, वहाँ पे वो खुद से ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है स्किनर की, उसके अंदर मोटिवेशन मिलता है, वो उनको मोटिवेट करना पड़ता है। इनसाइट थ्योरी में भी कोहलर की उनको जो है मोटिवेट करना पड़ता है। बट जो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोस्काई, जिन्होंने वाइगोस्काई ने कहा था कि वाइगोस्काई ने कहा था अपनी थ्योरी में कि जो है लर्नर है वो खुद से मोटिवेट होता है, उनको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन उनको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने अंदर से ही मोटिवेट रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोस्काई। एक पियाजे की भी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, बट हमें यहाँ पे वाइगोस्काई वाली थ्योरी को ही चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एज लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ कंसेप्ट। कि ऐसा टीचिंग का कौन सा लेवल है जहाँ पे जो लर्नर है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके, उनके बीच में उनको डिफरेंस निकाल सके। तो हमें पता है कि सबसे पहली बात इसका कीवर्ड है एग्जाम्पल या फिर कंसेप्ट, तो वो हमारे होते हैं एग्जाम्पल, कंसेप्ट, रिलेशनशिप, ये कीवर्ड आते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे वो कंसेप्ट सीख के उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलाबोरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड। कि टीचिंग के दौरान एक टीचर की स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट को इनकरेज करती है कि वो अपना आंसर बताए, या तो वो खुद से इनकरेज करेगी मीन्स, या फिर वो किसी और के द्वारा जो अगर इनकरेज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं। कि जब कोई टीचर अपनी टीचिंग के दौरान स्टूडेंट को आंसर देने के लिए इनकरेज करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चरिंग, तो स्ट्रक्चरिंग में सब कुछ डिसाइड होता है पहले से, उसमें कुछ अलग से टीचर नहीं हेल्प करता है। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोग्रेस, तो वो भी नहीं होएगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3 प्रोबिंग। प्रोबिंग करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहाँ पे टीचर हिंट देता है बच्चे को कि वो अपना आंसर दे, अपने आंसर को एलाबोरेट करे, अपने आंसर को एक्सप्लेन करे। जहाँ पे अगर स्टूडेंट अटकता है, उनको कोई कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो टीचर हेल्प करता है, टीचर इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो अपना आंसर दे, वो अपने आंसर को एलाबोरेट करे। तो उसको हम बोलते हैं प्रोबिंग, मीन्स जो टीचर है वो हिंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरविजन द स्टूडेंट बिहेवियर प्रीडोमिनेट। ऐसा कौन सा टीचिंग का लेवल है जहाँ पे जो टीचर है वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर करेगा, गाइड करेगा और स्टूडेंट के बिहेवियर को क्लोजली सुपरविजन मीन्स क्लोजली सुपरवाइज करता है। तो ऑटोनोमस लेवल में कोई एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं होती। रिफ्लेक्टिव लेवल में सुपरविजन की जरूरत ही नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी ऐसा कुछ क्लोजली सुपरविजन नहीं चाहिए स्टूडेंट को। तो हमारा बचता है मेमोरी लेवल, जहाँ पे टीचर को क्लोजली सुपरविजन देना पड़ता है। टीचर पहले अपने जो उनको पढ़ाना है उन एक्टिविटीज़ को वो स्ट्रक्चर करेगा, फिर गाइड करेगा स्टूडेंट को, उसके बाद वो सुपरवाइज करेगा। यहाँ पे सब कुछ टीचर पर डिपेंड होता है, जो टीचर पढ़ाएगा बच्चा वही सीख रहा है। यहाँ पे मेमोरी लेवल में हम बात करते हैं फैक्ट को और अपनी लर्निंग को रिकॉल करने की और उसको रूट लर्निंग करने की, मीन्स यहाँ पर मेन फोकस होता है रूट लर्निंग। तो इसी वजह से जो टीचर है उसको स्टूडेंट के ऊपर स्टूडेंट को बार बार सुपरवाइज करना पड़ता है और बहुत क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा करेक्ट आंसर, मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile rank in place of scores obtained by his or student. What kind of evaluation will be called? कि जब रिजल्ट के दौरान, असेसमेंट के दौरान एक कॉलेज टीचर मार्क्स की बजाय मीन्स इन प्लेस ऑफ स्कोर
जो भी उस बच्चे ने, जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है, उनको स्कोर में रिज़ल्ट देने की बजाय टीचर ने उसको परसेंटाइल या रैंक यूज़ किया है। तो इस इवैल्यूएशन को हम कौन सी इवैल्यूएशन कहेंगे? जब टीचर परसेंटाइल या रैंक यूज़ करता है। तो हमें पता है कि क्राइटेरियन में यूज़ करता है टीचर, जब क्राइटेरिया वो होता है जब कोई टीचर क्राइटेरिया फिक्स करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, जहाँ पे जो टीचर है वो परसेंटाइल और रैंक यूज़ करता है स्कोर्स की बजाय। और फॉर्मेटिव में वो फॉर्मेटिव में रिजल्ट बाद में आएगा, उससे पहले इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वैल्यूएशन होता है, समेटिव में एट द एंड होता है, बट वहाँ पे स्कोर्स में आता है। इन्होंने पूछा कि परसेंटाइल और रैंक में कौन सा वैल्यूएशन होता है, तो परसेंटाइल और रैंक में हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता है। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और कुछ डाउट आप कमेंट में पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।